आज का यूनिट कल्चर हेल्थ एंड सोसाइटी का यूनिट नंबर 9 कल्चर प्रेजुडिस स्टिग्मेटाइजेशन डिस्क्रिमिनेशन है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जामिनेशन के हवाले से स्टिग्मेटाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एमसीक्यूज आते हैं और ख़ास तौर पर इसकी जो डिफिनीशन है वो एग्ज़ाम में आता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों का जो कंसेप्ट है स्टिग्मेटाइजेशन पर, डिस्क्रिमिनेशन पर, वो मुकम्मल तौर पर क्लियर हो, ताकि एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ फिर आप प्रॉपर तरीके से सही तरह से आप उसको क्या कर सके, मार्क कर सके। इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव हमारे साथ मौजूद है। एसेस कल्चर एस्पेक्ट ऑफ पेन एक्सपीरियंस एंड इट ट्रीटमेंट। ठीक है, पेन के हवाले से कहते हैं कि कल्चरली जब हम किसी पेन को, मिसाल के तौर पर हमें दर्द होता है या हमारा हाथ दुखता है, पाँव दुखता है, सर पर दर्द होता है, तो कल्चरली तौर पर जो है हम रस्म रिवाज, हमारा जो रस्म रिवाज है, ठीक है, उसके बेस पर किस तरह से उस दर्द की असेसमेंट की जाती है, ठीक है, और किस तरह से उसके लिए इलाज किया जाता है। मतलब घर के जो घरेलू जो टोटके होते हैं, ठीक है, जो कि अक्सर औकात हर एक घर में जो है वो उनको उनके वालिदैन की तरफ से मिलता है कि अगर आपको पेन हो रहा है तो इसके लिए आप ये करें या ऐसा करें वैसा करें, तो इस तरह की बातें होती है, तो उसके हवाले से बात करेंगे। डिमॉन्स्ट्रेट इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ मेंटेनेंस एंड डिजीज प्रिवेंशन मॉडल। हेल्थ मेंटेनेंस डिजीज प्रिवेंशन मॉडल के हवाले से बात करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हेल्थ बिलीव मॉडल को हम क्लाइंट के हवाले से डिस्कस करेंगे, हमारे साथ हेल्थ बिलीव मॉडल है। इसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेट एंड अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड स्टिग्मेटाइज्ड डिजीज। ठीक है, स्टिग्मेटाइज्ड डिजीज क्या है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है और इसका कंसेप्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। इसके साथ साथ शेयर वेज ऑफ इन्हांसिंग एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल विद स्टिग्मेटाइज्ड डिजीज। वो लोग जो कि स्टिग्मेटाइज्ड डिजीज़ का शिकार हुए हो, तो उसको हम किस तरह से अपने माशरे में जो है एक्सेप्ट करेंगे, इसके हवाले से बात करेंगे। डिस्क्राइब स्पिरिचुअलिटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद हेल्थ एंड इलनेस। स्पिरिचुअलिटी किसे कहते हैं, इसका हमारे हेल्थ और इलनेस के साथ क्या ताल्लुक है, इस पर हम बात करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कल्चरली एस्पेक्ट ऑफ पेन एक्सपीरियंस। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि बाज़ औक़ात हम, हमारे सर में दर्द होता है, ठीक है, पेट में दर्द होता है, हमारे हाथ जो है दर्द कर रहे होते हैं या हमारा जिस्म जो है वो दर्द कर रहा होता है, तो डॉक्टर के बजाय हमारे घर के जो बड़े अफराद होते हैं, ठीक है, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, तो वो हमें कुछ टोटके बताते हैं। हमें कहते हैं कि अगर आपको सर में दर्द है तो आप जो है ऐसा करें। अगर आपको ज़ुकाम है, मिसाल के तौर पर ज़ुकाम के हवाले से हमारे जो घरेलू टोटके हैं, तो इसमें एक मशहूर टोटका है कि अगर आपको ज़ुकाम है तो ज़ुकाम के लिए जो है आप जो एग है उसको बॉईल कर लीजिए और बॉईल करने के बाद फिर आप उसको कहवे के साथ जो है खा लीजिए, और खाने के बाद आपने बिल्कुल अपने मुंह को बंद रखना है, ठीक है, बातें नहीं करनी, बिल्कुल आपने साइलेंट रहना है। तो अक्सर औक़ात ये टोटका जो है ज़ुकाम वाले लोगों को जो है बताया जाता है, जिनको ज़ुकाम होता है, और ये टोटका जो है उनको नाइट के टाइम जो है अपनाना होता है, इस पर अमल करना होता है। तो अब इसके पीछे मेरे ख़्याल में कोई लॉजिक या होगी या नहीं होगी, मुझे तो अभी तक इसकी समझ नहीं आ रही, लेकिन घर में हमें बताते हैं कि इस तरह करने से आपकी जो ज़ुकाम है वो ख़त्म हो जाती है, तो लोग जो है इसको फॉलो करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कल्चर एस्पेक्ट। ठीक है, मतलब आपके कल्चर में कुछ ऐसी बातें होती है जिसको लोग जो है पुराने ज़माने से फॉलो करते आ रहे हैं और उसके बेस पर अपने लोगों को क्या करते हैं, डील करते हैं, उनको मुख्तलिफ हवाले से क्या करते हैं, गाइडेंस देते हैं। तो इसको कहते हैं कल्चर एस्पेक्ट। तो पेन के हवाले से क्या है, रिगार्डलेस ऑफ इलनेस एंड हेल्थ बिलीव द सेंट्रल symptoms for which all people seek help is pain। ठीक है, देखिए कुछ तो होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि बीमार होते हैं, ठीक है,
کچھ لوگوں کا جو ہے ہیلتھ اور بیماری کے حوالے سے اپنا ایک عقیدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان سب چیزوں کے علاوہ ایک چیز جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو کہ سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے، وہ ہے پین۔ پین ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر ایک بندہ جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پین کے لیے ہر ایک بندہ جو ہے کسی نہ کسی چیز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جس کے بدلے میں انہوں نے ان پین سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو perception and experience of physical pain and psychological distress vary among culture، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جسمانی درد اور جو ذہنی ڈسٹریس ہے، ذہنی طور پر لوگ جو ڈسٹریس کا شکار ہوتے ہیں، سٹریس کا شکار ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے لوگوں کے مختلف کلچر میں لوگ جو ہے مختلف سوچ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ جی سر۔ اوکے، تو اس کے حوالے سے جو ہے مختلف کلچر میں جو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا جو ہے ان چیزوں کے حوالے سے اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اپنی ایک پرسیپشن ہوتی ہے، اپنا ایک خیال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں اس کے حوالے سے آگے اب ہم ڈسکس کریں گے۔ In some cultures, complaints are rewarded with attention and comforting behavior, which probably reinforces their style of reaction. American Jewish and Italian parents have been noted to be especially indulgent and attentive to their children regarding pain. دیکھیں، کچھ کلچر میں ایسے ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر میں آپ کو بتا دوں تو یہاں پٹھانوں کے کلچر میں اگر بچے جو ہے ان کو تھوڑی بہت پین ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے تھوڑا بہت پریشان ہو اور وہ اپنی پریشانی اپنے جو فیملی ممبرز ہے ان کو بتائے، اپنے پیرنٹس کو بتائے، تو ان کی جو والدہ محترمہ ہوتی ہے وہ تو بچے کے ساتھ ظاہری بات ہے وہ بہت زیادہ اٹیچ ہوتی ہے، وہ تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتی ہے، لیکن جو فادر ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اگر میرے بچے کو تھوڑی تکلیف بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک لڑکا ہے یا لڑکے، مطلب ان کو مضبوط ہونا چاہیے، تو وہ اتنا اٹینشن نہیں دیتے اس کو۔ لیکن دوسری جگہ اگر ہم دیکھیں تو دوسرے کلچر میں اگر بچے کو تھوڑی بھی پریشانی ہو اور وہ اس پریشانی کا ذکر اپنے فیملی سے کرے تو وہ فیملی جو ہے اس کو بہت زیادہ سیریس لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے لیے جو ہے کیا کرتے ہیں، ایک تو بچے کو کیا کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو جو ہے انکریج کرتے ہیں، ان کو جو ہے ریوارڈ سے بھی نواز دیتے تھے، مطلب انعامات بھی ان کو دیتے تھے کہ اچھا ہوا کہ آپ نے ہمیں یہ بات بتائی اور ہمیں جو ہے اپنی سچویشن سے ہمیں آگاہ کیا۔ بالکل پنجابیوں میں بھی ایسی بات ہوتی ہے، مطلب وہ لوگ جو ہے اب بہت لاڈلا جو ہے لاڈ لے رکھتے ہیں اپنے بچوں کو، تو ان کو جو ہے کیا کرتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے پھر پروپر ایک رویہ جو ہے اختیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس بچے کی جو پرابلم ہوتی ہے، اس بچے کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ کلچرز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے چاہے جتنی بھی پریشانی میں کیوں نہ ہو، چاہے بچے جو ہے جتنا بھی کیوں رو، مطلب جتنا بھی رو رہا ہو، ٹھیک ہے، لیکن ان کے جو فیملی ممبر ہے وہ ان کو بالکل اگنور کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ان کو جو ہے کسی قسم کی جو ہے ان کو امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو مطلب میری بات کا یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے جو مختلف کلچر ہوتے ہیں تو اس کے بیس پر وہ اپنے جو لوگ ہوتے ہیں یا اپنی جو تکالیف ہوتے ہیں، اپنے جو پرابلم ہوتے ہیں اس کو مختلف طریقے سے ڈیل کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کا ڈیل کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ چھوٹی سی بات کو بہت بڑا لے لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے بڑی بات کو بہت زیادہ جو ہے وہ چھوٹی سمجھ لیتے ہیں اور اس کو امپورٹنس نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر ایک کلچر میں مختلف کلچر کے لوگوں کا جو ہے اپنی ایک پرسیپشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے۔ جیسے کہ یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو امریکن جوش ہے، امریکہ میں جو یہودی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو اٹیلین پیرنٹس ہے وہ کیا کرتے ہیں، have been noted to be especially indulgent and attentive to their children regarding pain۔ پین کے حوالے سے یہ امریکن جوئش اور جو اٹیلین پیرنٹس ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، تو یہ اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں۔ جب ان کے بچوں کو تھوڑی سی بھی چوٹ لگتی ہے تو یہ بہت زیادہ وویلا بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اپنے بچے کے لیے جو ہے دوڑنا شروع کر لیتے ہیں، ان کے لیے جو ہے
फर्स्ट एड का इंतज़ाम करते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी केयर करते हैं। इसके अलावा अदर कल्चर रिवॉर्ड पनिश कंप्लेनिंग चिल्ड्रन। इसके अलावा अगर दूसरे कल्चर्स के हवाले से हम बात करें तो कुछ कल्चर्स में ऐसी बात भी होती है कि अगर बच्चे उनको किसी किस्म की शिकायत कर देती है कि हमें ये मसला है या हमें ये चीज़ चाहिए या हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो बजाय उनकी ज़रूरत को पूरा करने के, उनको रिवार्ड देने के बजाय वो उनके जो बड़े होते हैं वो उनको पनिशमेंट जो है वो देना शुरू कर देते हैं, उनको पनिश करना शुरू कर देते हैं, उनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं कि आपने ऐसी बात कैसे की थी, कि ऐसी बात करने की जरूरत आपने कैसे की। तो हर एक कल्चर का अपना एक स्टाइल होता है। Black men is in other diverse culture group often express their depression through bodily symptoms, headache, stomach एक एक्सेट्रा। ठीक है, इसी तरह से जो ब्लैक मैन है, ठीक है, ब्लैक मैन से मुराद जो हबशी लोग होते हैं, तो उनका भी अपना एक कल्चर है, ठीक है, जिसमें वो अपने जो डिप्रेशन है, ठीक है, और जितने भी बॉडी सिम्टम वगैरह होते हैं तो उसको अपने तरीके से क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते रहते हैं। तो अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा तो इसका जो बुनियादी मेन थीम है, जो बुनियादी बात इसमें की गई है वो यही है कि मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का जो अंदाज़ होता है पेन के हवाले से, ठीक है, तो वो मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि पेन को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लेते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है सीरियस होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो समझते हैं कि चले दर्द जो है वो मुझे हो रहा है लेकिन कुछ टाइम बाद जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो हर एक कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाली लोगों की जो सोच है वो इसके हवाले से मुख्तलिफ होती है, ठीक है, ये अहम बात इसमें आपको समझाई जा रही है। नर्सिंग नर्सिस परसेप्शन। अब नर्सिस के परसेप्शन के हवाले से आपको बताया जाएगा कि नर्सिस जो है वो किस तरह से सोचते हैं इन चीज़ों को। Nurses generally see patients of lower socio-economic status as suffering more. Nurses tend to infer a great degree of psychological distress than of physical pain in evaluating patient suffering। ठीक है, नर्सेस क्या करते हैं, नर्सेस जनरली जब भी पेशेंट को देखते हैं तो उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर वो सोशियो माशरती तौर पर और माशी तौर पर वो सफ़र कर रहे हैं, उनकी जो कंडीशन है वो बुरी है, ठीक है, तो नर्सेस फिर इसको कंसीडर करते हैं कि अगर इनकी माशी और माशरती हालात ख़राब है तो इससे ये पेशेंट जो है मज़ीद जो है सफ़र करेगा और मज़ीद जो है ये बहुत सारी परेशानियों को फेस कर सकते हैं और फेस करेंगे, क्योंकि इनके पास ना ही माशरती तौर पर कोई सपोर्ट मौजूद है और ना ही माशी तौर पर ये इतने स्टेबल है कि अपनी ज़रूरियात को पूरा करे। तो इस वजह से ये मज़ीद क्या करेंगे, सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सेस टेंड टू इन्फर ग्रेटर डिग्री ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस देन ऑफ फिजिकल पेन। नर्सेस जब भी अपने पेशेंट को डील करते हैं, उनको केयर देते हैं, तो पेशेंट की फिजिकल पेन के बजाय उनकी जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है उस पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि किस तरह से हम अपने पेशेंट को जो है साइकोलॉजिकली स्टेबल कर सकते हैं, क्योंकि जब एक बंदा साइकोलॉजिकली स्टेबल होगा तो इससे उनकी जो फिजिकल पेन है वो भी कम हो जाएंगी। अक्सर औकात क्या होता है, अक्सर औकात हम बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल हेल्दी होते हैं, लेकिन हमारे माइंड में कुछ ऐसी बातें आ जाती है जिसकी वजह से हम शक व शुबात में पड़ जाते हैं। तो उन शक व शुबात की वजह से जो है हम असल में जो है वो क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात जो है हम अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे जो है टेम्परेचर हो रहा है या मेरे सर में दर्द जो है वो होने वाला है, जो कि हकीकत में नहीं होता, लेकिन हमारे सोचने की वजह से हमारी बॉडी जो है वो इस तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से हकीकत में वो चीज़ जो है हमारे साथ होने लगती है। तो इस वजह से कहा जाता है कि हमेशा जो है पॉजिटिवली सोचना चाहिए, हमेशा जो है अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ये एक नेचुरल मशीन है, जिस तरह से हम सोचेंगे बिल्कुल उसी तरह के काम हमारे बॉडी के अंदर होंगे। सो आपकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब भी आप सोचें, जो भी आप सोचें तो वो पॉजिटिव होना चाहिए ताकि आप में पॉजिटिव एनर्जी जो है वो पैदा हो, ठीक है।
If nurse is in for less pain than a patient complain of, the patient is labeled a complainer and rejected by the nurses or at least lack of support. This contribute to a patient demoralization. The opposite might occur if a nurse infer too much pain or distress. In that case, a patient might develop excessive anxiety and apprehension. इसके अलावा ये पार्ट जो है आप स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा होगा आपकी क्लिनिकल साइट पर कि जब आप अपने पेशेंट को थोड़ी सी मतलब उनका मसला इतना गंभीर ना हो और आप उनके मसले के मुताबिक आप उनको डील कर रहे हो, ठीक है, उनके पेन को आप डील कर रहे हो और उनको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते जितना वो समझ रहे होते हैं कि वो हमारे पेन को, नर्स जो है हमारे पेन को जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। तो इसकी वजह से वो पेशेंट क्या करते हैं, वो पेशेंट फिर उन नर्सेस के ख़िलाफ़ कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि इस नर्स ने जो है हमें इम्पोर्टेंस नहीं दी और मेरी बात को जो है इन्होंने अच्छी तरीके से नहीं सुना और इन्होंने जो है मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी, मुझे तकलीफ़ में मैं तकलीफ़ में थी और मेरी तकलीफ़ को जो है इन्होंने ख़त्म नहीं किया, ठीक है। तो वो क्या करती है फिर नर्सिस के हवाले से वो फिर कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। तो इसके अलावा दूसरा ये होता है कि अगर नर्स जो है वो अपने पेशेंट को सही तरीके से केयर दे रही हो, उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तो इसकी वजह से फिर पेशेंट जो है वो डर जाते हैं, वो जो है शक में पड़ जाते हैं कि खुदा ना खास्ता हमें ऐसी कौन सी बीमारी जो है लाहक हो गई है जिसकी वजह से नर्सेज जो है वो हमें इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और हमें मुसलसल हमें जो है इतनी चेक कर रहे हैं, ठीक है, हमारी चेकअप हो रही है। तो इसकी वजह से भी फिर पेशेंट में क्या हो जाती है, एंजाइटी पैदा हो जाती है और वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो डर जाते हैं कि खुदा ना खास्ता ऐसी क्या बात हो गई है जिसकी वजह से सारे नर्सेज जो है वो मिलकर हमारे पेशेंट को इतनी केयर दे रहे हैं और इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो ये लोगों की परसेप्शन होती है, ठीक है, अपनी एक सोच होती है। व्हाट आर डिफरेंट होम रेमेडीज़ फॉर पेन मैनेजमेंट। तो कहते हैं कि आपके घर में जो है पेन को ख़त्म करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मौजूद है जिसके ज़रिए आप अपने पेन को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एक असाइनमेंट है और ये तो सिंपली तौर पर हमारे जो घरों में एक कॉमन चीज़ जो रहती है पेन को ख़त्म करने के लिए तो वो पेनाडोल चाय। है। हाँ जी, पेनाडोल है। पैराडोल सर कहते हैं चाय पी लो जिसम ठीक करते हैं, ठीक हो हाँ जाएगी। बिल्कुल, वो तो चाय तो पीते पीते चाय तो है ही, लेकिन मेडिसिन के हवाले से मैं कहता हूँ मेडिसिन में जो है वो हाँ कॉमन जो पैराडोल। चीज़ है पेनाडोल है, ठीक है, लेकिन चाय तो मस्त है, चाय तो हमारे खून में है, सॉरी हमारे रगों में है। चाय तो हमारे रगों में है, इसकी तो इसके हवाले से तो मतलब हर एक बंदे का कंसेप्ट जो है वो क्लियर है कि चाय जो है वो हमारे सर दर्द का जो है वो क्या है, दवा है, और ठीक है। सर जब किसी को चोट लगती है तो कहते हैं कि दूध के अंदर हल्दी डाल के रखो, हाँ जी बिल्कुल इससे यही पेन बात है। कम हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल यही बात है। देखिए ये वो क्या है, ये वो तमाम कल्चर एस्पेक्ट है, कल्चर परसेप्शन है जो कि पुराने ज़माने से हमारे जो आबा व अजदाद थे इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते आ रहे हैं और आज भी इन्हीं चीज़ों को जो है घर में फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो इसकी ये जो है कुछ हद तक हमें फ़ायदा भी पहुंचाती है और कुछ तक जो है इसके फ़ायदे भी नहीं होते लेकिन नुकसानात भी नहीं होते, ठीक है। फ़ायदे तो नहीं होते लेकिन इसके कोई नुकसान भी नहीं होते। द हेल्थ बिलीफ मॉडल। हेल्थ बिलीफ मॉडल के हवाले से अब हम बात करेंगे। एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि हेल्थ बिलीफ मॉडल को किसने पेश किया था और कब पेश किया था। तो हेल्थ बिलीफ मॉडल को रोसन स्टोक और बेकर ने 1974 में क्या किया था, पब्लिश किया था या प्रपोज किया था। हेल्थ बिलीव मॉडल में क्या कहते हैं, हेल्थ बिलीव मॉडल में कहते हैं कि टू मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंस द लाइकलीहुड दैट पर्सन विल अडॉप्ट रिकमेंडेड प्रिवेंटिव हेल्थ एक्शन। कहते हैं कि दो बुनियादी बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी पेशेंट के लिए। अगर पेशेंट जो है इन दो बातों को इम्पोर्टेंस दे तो इससे वो अपने सेहत के लिए फिर जो है वो क्या होंगे, सेंसिटिव होंगे, कॉन्शियस होंगे और वो फिर अपने सेहत के लिए हर तरह का काम करने के लिए तैयार होंगे और अपनी सेहत की हिफाजत करेंगे। इसमें जो पहली बात है हमारे साथ वो ये है कि फर्स्ट दे मस्ट फील पर्सनली थ्रेटन्ड बाय अ डिजीज़
that is they must feel personally susceptible to a disease with serious or severe consequences. सबसे पहले कोई भी शख्स अपने सेहत को उस वक्त तक इम्पोर्टेंस नहीं दे सकता जब तक वो बजाते खुद ये फील ना करे, बजाते खुद ये महसूस ना करे कि मुझे जो है किसी भी किस्म की ख़तरनाक बीमारी हो सकती है या मैं किसी बीमारी के जद में आ सकता हूँ। तो जब तक एक बंदा जो है इस तरह से फील नहीं करेगा, इस तरह से महसूस नहीं करेगा, तो वो अपना केयर जो है वो नहीं कर सकते। जब आप इस तरह से महसूस करेंगे, इस तरह से आप फील करेंगे, तो ज़ाहिरी बात है फिर आपको जो है थोड़ी सी एहसास आपको जो है होगी और फिर आप अपने सेहत के हवाले से थोड़े परेशान होंगे और उसके लिए फिर थोड़ा बहुत जो है एहतियात जो है वो बरतेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि अगर आप अपने आप के हवाले से ये फील करते हैं, आप जो है ये महसूस करते हैं कि अगर मैं ये काम ना करूँ तो इसकी वजह से मेरी सेहत जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है और मुझे खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी जो है वो लग सकती है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। इसके अलावा दूसरी जो बात है जो कि हमें सीरियस लेनी चाहिए वो ये है कि दे मस्ट बिलीव दैट द benefit of taking the preventive action outweigh the perceived barrier to preventive action। ठीक है, इसी तरह से दूसरी बात जो कि हर एक बंदे को, हर एक शख्स को जो है करनी चाहिए वो ये है कि इन्हें जो है इस बात पर बिलीव करना चाहिए, इनका जो है इस बात पर यकीन होना चाहिए कि मैं जो प्रिवेंटिव एक्शन ले रहा हूँ, मैं जो परहेज़ कर रहा हूँ, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इससे जो है मैं आने वाली बीमारियों से बच सकता हूँ और अपने आप को हर तरह के नुकसान से बचा सकता हूँ। तो इन दो बातों पर अगर एक बंदे की बिलीव होगी, ठीक है, एक बंदा जो है इन दो बातों को फॉलो करेगा तो इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो जो है अपनी जो हेल्थ है उसको मेंटेन रख सकते हैं। तो ये दो बातें जो है हेल्थ बिलीव मॉडल में की गई थी, इन दो बातों को आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, पहली बात तो ये कि बंदे को जो है ये महसूस होना चाहिए, बंदे को जो है ये महसूस करना चाहिए कि मैं किसी भी किस्म की ख़तरनाक बीमारी के जद में आ सकता हूँ। तो अगर आप ये फील करेंगे तो इसकी वजह से फिर आप दूसरा काम क्या करेंगे, फिर आप दूसरा काम परहेज़ करना शुरू करेंगे। जब आप परहेज़ करेंगे तो फिर आप उन ख़तरनाक बीमारियों के जद में नहीं आएंगे और आपकी जो सेहत है वो क्या होंगी, बरकरार रहेगी। हेल्थ बिलीव मॉडल में यहाँ पर आपको फैक्टर्स दिए गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ हेल्थ बिलीव मॉडल विजुअली आपको बताया जा रहा है थ्रू ग्राफ के ज़रिए। हमारे साथ इसमें 3 फैक्टर्स डिफाइन किए गए हैं, एक इंडिविजुअल परसेप्शन है, एक हमारे साथ मॉडिफाइंग फैक्टर्स है और एक हमारे साथ लाइवलीहुड एक्शन है। ठीक है, इंडिविजुअल परसेप्शन से मुराद ये है कि हर एक बंदे की अपनी एक सोच होती है सेहत के हवाले से। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, डेली एक्सरसाइजेस करते हैं, प्रॉपर डाइट के साथ जो है वो खुराक खाते हैं। ठीक है, अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाते हैं, तो ये हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तकरीबन पर डे के लिहाज से वो 5 टाइम जो है वो क्या करते हैं, रोटी खाते हैं, इसी तरह से पानी नहीं पीते, अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, किसी किस्म की एक्सरसाइज नहीं करते। तो इसका मतलब यह है कि हर एक बंदे की अपनी एक सोच है सेहत के हवाले से। ठीक है, कुछ लोग अपनी सेहत को नेमत समझते हैं और कुछ लोग अपनी सेहत को कुछ नहीं समझते, जिसकी वजह से वो फिर परेशानियों और बीमारियों से दो चार हो जाते हैं। परसीव susceptibility to disease, ठीक है, एंड perceived severity of disease। कुछ लोग मतलब यह है कि इंडिविजुअल परसेप्शन से मुराद ये है कि अगर एक बंदा जो है वो ये महसूस करे कि मुझे बीमारी हो सकती है, ठीक है, और इसके साथ साथ वो ये भी महसूस करे कि मुझे जो बीमारी होगी तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, तो इससे बचने के लिए वो फिर क्या करेंगे, ज़ाहिरी तौर पर वो फिर प्रिवेंशन करेंगे, परहेज़ करेंगे, और परहेज़ अगर करेंगे तो इससे वो अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। इसी तरह से फिर जब वो इस तरह से फील करेंगे तो इनको क्या होगा, परसीव थ्रेट ऑफ डिजीज़, तो इनको जो है बीमारी के लगने का ख़तरा जो है वो महसूस होगा। ठीक है,
تو جب خطرہ محسوس ہوگا تو اس کے لیے وہ پھر کیا کریں گے، اس کے لیے وہ پھر اقدامات کریں گے، پرہیز کریں گے، اپنے پروپر ایکسرسائز کریں گے، ڈائٹ وغیرہ کریں گے۔ اسی طرح سے موڈیفائنگ فیکٹرز میں اگر ہم دیکھیں، موڈیفائنگ فیکٹرز میں ہمارے ساتھ جو ہے ڈیموگرافک ویریبلز آتے ہیں۔ تو اس میں ایج، سیکس اینڈ ریز، مطلب مختلف ایج کے جو لوگ ہیں ان کی مختلف پرسیپشن ہوتی ہے صحت کے حوالے سے۔ اسی طرح سے میل فیمیل دونوں کا دونوں کا جو ہے اپنی ایک سوچ ہے صحت کے حوالے سے۔ اسی طرح سے ریس ہے، ٹھیک ہے، ایتھنیسٹی ہو گئی۔ اس کے علاوہ سوشیو سائیکلوجیکل ویریبل آ جاتے ہیں معاشرتی طور پر، اور سائیکلوجیکلی کچھ لوگ جو ہے وہ ہیلتھ کو ہے امپورٹنس دیتے ہیں، یا کچھ لوگ جو ہے وہ ہیلتھ کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے وہ لوگ جو کہ امپورٹنس نہیں دیتے تو ان کو جو ہے پھر بیماری کے لگنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو امپورٹنس دیتے ہیں تو ان کو بھی یہی فیل ہوتا ہے کہ اگر ہم امپورٹنس نہیں دیں گے تو ہمیں خطرناک قسم کی بیماری جو ہے وہ لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر کیا کرتے ہیں، امپورٹنس دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم لائکلی ہوڈ آف ایکشن میں دیکھیں تو وہ لوگ جو کہ امپورٹنس دیتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، پرسیو بینیفٹ آف پریونشن ایکشن، تو وہ پھر پریونشن ایکشن کے جو فوائد ہے اس کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ اگر ہم پرہیز کریں گے، اگر ہم پریکاشن سٹیپس لیں گے تو اس سے ہم بہت سارے پریشانیوں سے، بہت سارے ڈیزیز سے، بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرسیو بیریئر ٹو پریونٹیو ایکشن، اس کے علاوہ جب وہ پرہیز کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے ہیلتھ کے لیے، اپنے ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران ان کو جو بیریئرز آتے ہیں یا جو پریشانیاں ان کو فیس کرنی پڑتی ہے تو اس سے بھی وہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں، باخبر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ لوگ ان مسائل کو بھی کیا کرتے ہیں، سالو کرتے ہیں۔ تو لائکلی ہوڈ آف ٹیکنگ ریکمینڈیڈ پریونٹیو ہیلتھ ایکشن، تو وہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں، ان کو جو بتایا گیا ہوتا ہے، ان کو جو پرسکرائب کیا گیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے پراپر ڈائٹ لینی ہے، آپ لوگوں نے جو ہے پراپر ایکسرسائز کرنی ہے، تو ان کو جو ریکمینڈ کیا ہوتا ہے پھر اسی کو وہ فالو کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ اپنے ہیلتھ کو کیا کر سکتے ہیں، مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ کلوز ٹو ایکشن، ماس میڈیا کمپین، مطلب میڈیا کے ذریعے اگر ہم صحت کے حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کریں، ٹھیک ہے، لوگوں میں جو ہے صحت کے حوالے سے شعور پیدا کرے، تو اس کی وجہ سے لوگوں میں موٹیویشن پیدا ہوگی اور وہ پھر اپنے صحت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایڈوائس فرام ادر، اسی طرح سے دوسرے لوگوں سے اگر ان کو ایڈوائس ملے، مشورے ملے، جیسے کہ اکثر اوقات مجھے آج کل جو ہے مشورے ملتے ہیں کہ یار تم تھوڑا سا جو ہے نیند کیا کرو، آپ کی جو آنکھیں ہے وہ بالکل سوج گئی ہے، بالکل اندر کی طرف چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا آرام کیا کرو، یا یہ ریکمنڈیشن مجھے آج کل مل رہی ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے جب آپ کو لوگوں سے ایڈوائس ملیں گے تو اس سے بھی آپ کو اپنے بارے میں تھوڑا بہت احساس ہونے لگے گا، جس کی وجہ سے پھر آپ جو ہے اپنے بارے میں سوچیں گے۔ ریمائنڈر پوسٹ کارڈ فار فزیشین اور ڈینٹسٹ، کہ فزیشین ڈینٹسٹ کی طرف سے آپ کو ایک کارڈ مل جائے، ٹھیک ہے، آپ کو ایک سلپ مل جائے جس میں آپ کو مکمل طور پر گائیڈنس دی گئی ہوتی ہے۔ illness آف فیملی ممبرز اور فرینڈ، نیوز پیپر اور میگزین آرٹیکل، ٹھیک ہے، آپ کے فیملی ممبر میں کوئی اس طرح کا بیمار ہوا ہو یا آپ کے فرینڈ اس طرح سے بیماری سے گزرے ہوئے ہو تو ان کو دیکھ کر بھی آپ میں احساس پیدا ہو سکتا ہے، یا نیوز پیپر یا آرٹیکل میگزین میں بیماری کے حوالے سے آپ کو سنتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ جو ہے کانشیس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آپ ہیلتھ کی طرف جو ہے کانشیس ہو سکتے ہیں، اور آپ اپنی جو ہے صحت ہے اس کے لیے اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ ہیلتھ بلیو ماڈل ڈیٹیل سے اب ہم بات کریں گے۔ پرسیو سسیپٹیبلٹی، پرسیو سسیپٹیبلٹی کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنا ہے، ایگزام میں یہ آ سکتے ہیں۔ پرسیو سسیپٹیبلٹی سے کیا مراد ہے؟ پرسیو سسیپٹیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ ون اوپینین آف چانسز آف گیٹنگ اے کنڈیشن، ٹھیک ہے، مطلب آپ کو ایک بندہ کہے یا آپ جو ہے بذات خود یہ محسوس کرے کہ ہاں جی مجھے یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے، میں اس بیماری کا شکار ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے،
تو اس کو کیا کہتے ہیں، جب آپ کو اس طرح سے محسوس ہو جائے کہ مجھے یہ بیماری ہو سکتی ہے یا یہ بیماری جو ہے مجھ پر اٹیک کر سکتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں پرسیو سسپٹیبلٹی. ٹھیک ہے، بیماری کے ہونے کا اندیشہ ہو آپ کو تو اس کو کہتے ہیں پرسیو سسپٹیبلٹی. ڈیفائن پاپولیشن ایٹ رسک بیس آن اے پرسن فیچرز. جی نادیہ جعفری آپ کوئی کوشچن کرنا چاہتی ہیں؟ نادیہ. اوکے جی، کنٹینیو کرتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ آتا ہے پرسیو سیویرٹی. پرسیو سیویرٹی سے مراد یہ ہے کہ ون اوپینین آف ہاؤ سیریس اے کنڈیشن اینڈ اٹس سیکول آر. ٹھیک ہے، مطلب آپ کو ایک بندہ کہے کہ آپ کی جو بیماری ہے یہ اتنی حد تک جو ہے سیویئر ہو سکتی ہے، اتنی حد تک جو ہے یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. سو آپ میں جو ہے اس بیماری کے سیویئر ہونے کا خطرہ یا اندیشہ پیدا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ یہ بیماری جو ہے یہ سیویئر ہوتی جا رہی ہے یا یہ خطرناک ہو گئی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، پرسیو سیویرٹی کہتے ہیں. پرسیو بینیفٹ کسے کہتے ہیں، ون اوپینین آف دا ایفیکیسی آف دا ایڈوائس ایکشن ٹو ریڈیوس رسک اینڈ سیریسنیس آف امپیکٹ. مطلب یہ ہے کہ میں آپ اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ ڈیلی ایکسرسائز کیا کرے، پراپر ڈائٹ جو ہے وہ لیا کرے. ٹھیک ہے، پراپر ڈرنکنگ پانی جو ہے وہ پیا کرے تاکہ آپ ڈی ہائیڈریشن سے بچے رہے، تاکہ آپ کو جو غذا وہ پوری ملتی رہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی جو باڈی ہے وہ اپنے شیپ کو لوز نہ کرے. تو میں آپ کو کیا کر رہا ہوں، میں آپ کو ایڈوائس دے رہا ہوں، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور آپ کو اس مشورے کے جو فوائد ہے، اس بات کی جو فوائد ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں پرسیو بینیفٹ. ٹھیک ہے. پرسیو بیریئر. پرسیو بیریئر سے مراد یہ ہے کہ ون اوپینین آف دا ٹینجیبل اور سائیکولوجیکل کوسٹ آف دا ایڈوائس ایکشن. میں نے آپ کو جو باتیں کی، ٹھیک ہے، اب وہ باتیں تو میں نے آپ کو کر لی ہے، میں نے آپ کو مشورہ دے دیا ہے، لیکن اس پر عمل کرنے میں آپ کو دشواری پیش آ رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان باتوں پر عمل کیسے کروں گی، اگر کروں گی تو کیسی کروں گی. ٹھیک ہے، آپ کو مشکلات درپیش آ رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں پرسیو بیریئر. بیریئر مین رکاوٹیں، مشکلات. کلوز ٹو ایکشن مطلب کام کرنے کے لیے آپ کو کلوز چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے کلوز چاہیے. کلوز سے مراد آپ کو کچھ ہینڈس چاہیے جس کے ذریعے آپ جو ہے موٹیویٹ ہو کر اپنے کام کو جاری رکھے. اسٹریٹجیز ٹو ایکٹیویٹ ریڈینس. ٹھیک ہے، وہ کون سے طریقے ہیں جس کے ذریعے میں آپ اسٹوڈنٹس کو جو ہے موٹیویٹ کر کے آپ پر ٹاسک کروا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اور آپ سے جو ہے ڈیلی ایکسرسائز کروا سکتا ہوں، آپ سے جو ہے ڈیلی کنٹینیوسلی اسٹڈی کروا سکتا ہوں. تو ان اسٹریٹجیز کے حوالے سے میں کیا کروں گا، کام کروں گا، اقدامات کروں گا اور آپ اسٹوڈنٹس پر اپلائی کروں گا. ٹھیک ہے، جیسے کہ انشاءاللہ آپ سب اسٹوڈنٹ نے جو ہے سیکنڈ سیمسٹر میں 3 سے اوپر جی پی اے لینی ہے، تو 3 سے اوپر جی پی اے لینے کے لیے لازمی طور پر آپ کو جو ہے پر ڈے کے لحاظ سے 2 یا 3 گھنٹے جو ہے اسٹڈی کرنی ہوں گی. تو انشاءاللہ آپ جو ہے اپنے گول میں کامیاب ہو جائیں گے. اس کے بعد ہمارے ساتھ سیلف ایفیکیسی آتی ہے. کو بھروسہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ مکمل طور پر سیلف کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور آپ پھر ٹاسک کو جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں سیلف ایفیکیسی. ٹھیک ہے، سیلف ایفیکیسی مین آپ اتنے قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ پھر خود سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، خود سے جو ہے آپ ٹاسک پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسٹگما اینڈ ڈسکریمنیشن، واٹ دا ڈفرنس. اوکے جی، ہم اپنے کلاس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹگما اینڈ ڈسکریمنیشن کسے کہتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ڈفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے، اس کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے. سو اسٹگما اکارڈنگ ٹو گوفمین 1963 میں گوفمین نے جو ہے اسٹگما کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی، تو اس کے بارے میں اب ہم بات کریں گے. An attribute that is deeply discrediting and that reduce the barrier
that reduce the barrier from a whole and usual person to tainted, discounted one. Stigma is a social construct indicating disgrace that at the same time identifies the bearer. ठीक है, गोफमैन ने जो है 1963 में स्टिग्मा के हवाले से ये बात की थी कि स्टिग्मा से मुराद ऐसी बातें होती है जो कि आपके बारे में जब कोई बंदा करता है, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो हकीकत में सच नहीं होती, लेकिन वो लोग, वो बंदे, वो लोग जो है वो आपके बारे में ऐसी बातें कर लेते हैं जिसकी वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा जो है बेइज्जती महसूस करते हैं, आपकी जो है बहुत ज़्यादा जो है आपको ठेस पहुंचती है उनकी बातों से, बहुत ज़्यादा जो है आपकी इज़्ज़त जो है उनकी वजह से ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। सिंपल अल्फाज में स्टिग्मा से मुराद ये है कि तोहमत, मतलब आपने कोई काम नहीं किया हुआ और आप पर लोग जो है तोहमत लगा देते हैं कि ये काम आपने किया है और बिल्कुल आप ही ये काम कर सकते हैं और आप ही की वजह से ये सारे काम जो है ख़राब हो गए हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा ज़्यादातर हम नेगेटिव चीज़ों के साथ क्या करते हैं, मुंसलिक करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो एड्स के पेशेंट है, पुराने ज़माने में एड्स के पेशेंट के हवाले से लोग ये ख्याल करते थे, लोग जो है वो ये सोचते थे कि जो एड्स के पेशेंट है तो इनका जो किरदार है ये क्या है, ख़राब है, इनका जो किरदार है ये गंदा है, क्योंकि लोग जो है ज़्यादातर ये सोचते थे कि एड्स जो है ये सिर्फ उन लोगों को लग सकती है जो कि इमोरल, मतलब जो है वो क्या करते हैं, मतलब जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है उसमें मुब्तला हुए होते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है अल्लाह की तरफ से इनको ये बीमारी लग जाती है अजाब के तौर पर और ये एड्स में मुब्तला हो जाते हैं। तो पुराने ज़माने में, मतलब आज के तकरीबन 2010 तक, 2012-13 तक, 2010 तक या 8 तक लोगों की जो है ये सोच थी। फिर एजुकेशन के कॉमन होने की वजह से अब लोगों की जो सोच है इससे थोड़ी सी चेंज हो गई है, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो गई है, लेकिन लोग ज़्यादातर एड्स के हवाले से यही सोचते थे कि एड्स जो है ये बुरे कामों की वजह से लोगों को लगती है, ठीक है, जो कि हकीकत में ऐसा नहीं है। एड्स के लगने के बहुत सारे सोर्सेस हैं। मिसाल के तौर पर मेल्स के लिए, मिसाल के तौर पर जब मेल जो है वो सैलून जाते हैं, हेयर कटिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई ऐसा बंदा हो जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो तो उनके जो रेज़र है, ठीक है, उससे आपकी कटिंग की जाए, ठीक है, उस उन्हीं के ब्लेड से जो है आपके हेयर कट किए जाए और कट लग जाए, ठीक है, तो इससे आप भी जो है एड्स का शिकार हो जाते हैं। मतलब जो हमारे साथ जितने भी कंटेमिनेटेड चीज़ें होती है, ठीक है, जो कि एड्स के पेशेंट ने यूज़ किए होते हैं, उसको फिर हेल्दी पेशेंट यूज़ करे तो उनको भी एड्स जो है वो लग जाती है। तो बहुत सारे सोर्सेज है एड्स के लगने के। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से ही लोगों को लगी हुई हो, या जिन लोगों को लगी हुई हो तो ज़रूरी नहीं कि उन्होंने जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में वो मुब्तला हुए हो, ठीक है, या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ वो करते रहे जिसकी वजह से उनको ये एड लगी है। तो इस तरह की जो बातें थी, ठीक है, जिसका जो है कोई सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता था और लोग जो है वो उस बंदे के साथ मुंसलिक कर लेते थे कि इस बंदे की जो किरदार है ये गंदी है या ख़राब किरदार के मालिक है, इनसे दूर रहे। तो हकीकत में इस तरह की बात नहीं होती थी, लेकिन वो तोहमत लगा देते थे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम स्टिग्माटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। समझ आ गई स्टिग्मा की आपको? जी सर। ओके, गुड। इसी इसी तरह से स्टिग्मा, चूंकि आप एक बंदे पर तोहमत लगाती है, ठीक है, तो तोहमत लगाने की वजह से फिर उस बंदे का जो है माशरे के लोगों के साथ नज़र मिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और माशरे के जो लोग हैं फिर उसके साथ जो है अपनी जो लेन देन है वो ख़त्म कर लेते हैं, उनके साथ बातचीत ख़त्म कर लेते हैं। फैमिली वाले जो है उनके साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म कर लेते हैं, अगर फैमिली वाले जो है अगर वो समझदार ना हो, ठीक है, अगर वो जो है जाहिल हो, ठीक है, तो फिर ज़ाहिर बात है फैमिली वाले भी उनको छोड़ लेते हैं, लेकिन हकीकत में इस तरह की कोई बात नहीं होती। तो
اسٹگما جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ بندہ جو کہ اسٹگما کا شکار ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس پر تہمت لگی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ پھر معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں رہتا، لوگ جو ہے ان کو پھر آرام سے جینے نہیں دیتے، ٹھیک ہے، اور ہر طرف سے ان کو جو ہے پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔